नमस्कार दोस्तों। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और त्रिभाषा विवाद के बीच में जो हिंदी का विरोध है, ये विरोध अब नए स्तर पर जाकर के पहुंच चुका है। बीते कल के दिन मुख्यमंत्री, जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने राज्य का मतलब तमिलनाडु राज्य का बजट 2025-26 का एक नया लोगो शेयर कर दिया। और जैसे ही इस लोगों को इन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद में भारत की सियासी सरजमी के ऊपर, जी हाँ, राजनीति में एक बहुत बड़ा कोहराम मच गया। उसकी जो तपिश थी वो और भी अधिक बढ़ चुकी है। इस लोगों को आप ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो हमारा भारतीय रुपया है, भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह जो हमारा रुपीस का सिंबल है, इसकी जगह पे इन्होंने, जी हाँ, तमिल शब्द जो रुपाई है, रुपाई का पहला अक्षर अपनी लैंग्वेज में इन्होंने इस्तेमाल किया है। और इस लोगों के जस्ट नीचे आपको साफ साफ दिखाई देगा, इसमें लिखा है एलो कोरलम एलाम। इसका अर्थ होता है आज सब कुछ सबके लिए, ये होता है इसका अर्थ। लेकिन जबकि जिन्होंने लास्ट ईयर अपना बजट पेश किया था 2024-25 में, जी हाँ, उस समय इन्होंने अपने बजट में रुपीस का ही सिंबल प्रयोग किया था। अब नए लोगों वाला बजट शुक्रवार को तमिलनाडु विधानसभा में पेश किया गया था, ठीक है। और उसके बाद भाजपा ने इसे मूर्खतापूर्ण कदम बताया है। और कहने तो से ये बात बिल्कुल सही भी है। हमारे भारत के अंदर आप सबको अच्छे से मालूम होगा कि जो हमारा भारत का संविधान है, इस संविधान में, जी हाँ, 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब हर राज्य अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अपना एक नया लोगो लॉन्च कर देगा, तो भारत के अंदर कितनी बड़ी, जी हाँ, कन्फ्यूजन बन सकती है। सोचिए एक बार, अगर यहाँ पर तमिलनाडु का कोई व्यक्ति लगातार एक लंबे समय से अपने सिंबल का प्रयोग कर रहा है और वो अपनी अगर स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है और वो अपने ओल्ड वाले सिंबल का प्रयोग करता है उस स्टेट के अंदर, तो सोचिए कितनी बड़ी कन्फ्यूजन बन सकती है। मतलब कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ना, उसके साथ छेड़खानी कर दी है। हमारे अंदर अपने राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर सम्मान नहीं है क्या? तुरंत इन्होंने अपने बजट में नया लोगो पेश कर दिया। एक्चुअली क्या है, सारा विवाद चल रहा है परिसीमन आयोग को लेकर के। आपको अच्छे से मालूम होगा कि परिसीमन आयोग का विवाद है क्या। इन शॉर्ट दोस्तों, अभी हाल ही में 2025 में भारत की जनगणना होनी है। जनगणना जैसी हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग ये डिसाइड करेगा कि लोकसभा में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि जाएंगे, राइट। और जो हमारा साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया दोस्तों खास तौर पर आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, जी हाँ, इन सभी राज्यों की जनसंख्या खास नहीं बढ़ी है, बल्कि कुछ राज्यों में जनसंख्या कम हुई है। साउथ इंडिया की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे इनकी जो लोकसभा सीटें होंगी वो कम हो जाएंगी, और जो लोकसभा में इनकी आवाज़ बुलंद की जगह पर क्या हो जाएगी, और अधिक कमज़ोर हो जाएगी। जो नॉर्थ इंडिया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश हो गया या फिर अन्य नॉर्थ के जितने भी राज्य हैं, लोकसभा में उनकी सीटें काफ़ी इंक्रीज़ होंगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या लगातार बढ़ी है। और M.K. स्टालिन ने ये बोला था कि हमने कहीं ना कहीं अपने राज्य के अंदर, जी हाँ, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के काफ़ी सारे अभियान चलाए थे, इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या नहीं बढ़ी, या फिर हमने जनसंख्या नहीं बढ़ने दी। क्योंकि पहले कहा गया था हम दो हमारे दो, फिर कहा गया हम दो हमारा एक, तो हमने हम दो हमारे एक की तर्ज पे काम किया। लेकिन नॉर्थ इंडिया लगातार अपनी जनसंख्या बढ़ाती रही। और अगर यहाँ पर परिसीमन आयोग एक्टिव हो गया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बट्टा जो हमारा साउथ इंडिया की सरकार है या फिर राज्य है, उनको एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए लगातार ये परिसीमन आयोग को एक्टिव होने से, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट है कि हाँ भी इसको एक्टिव मत करो। लेकिन केंद्र सरकार बस जैसे ही हमारी जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, कि डाटा हमारे पास में आ जाएगा, उसके बाद परिसीमन आयोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू शायद एक्टिव हो जाएगा। सो गाइस, इनके साथ थोड़ी बहुत तो नाइंसाफ़ी हुई है, ये हमको मानना पड़ेगा। सो गाइस, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष है के अन्नामलाई। इन्होंने ये कहा है कि स्टालिन रुपये के जिस डिज़ाइन का विरोध कर रहे हैं, जी हाँ, उसे तमिलनाडु के ही जो थिरुउदय कुमार है उन्होंने बनाया था। वो खुद तमिलनाडु के हैं। आप अपने ही राज्य के द्वारा, ठीक है, दिया गया जो लोगो है, आप कहीं ना कहीं उसका अपमान कर रहे हैं। आप अपने ही व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं इस रुपीस के साथ खिलवाड़ करके, चेंजेस करके। और इसे बाद में ध्यान रखिएगा कि 2010 में पूरे भारत ने अपनाया था, हम सब ने अपनाया था। अब हम जो भी कुछ भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखते हैं रुपीस, तो हम इसी सिंबल का प्रयोग करते हैं। और इन्होंने, ध्यान रखिएगा कि ये हैं कौन,
डी उदय कुमार, ये आईआईटी बॉम्बे से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जो उदय कुमार हैं ये पूर्व डीएमके विधायक के बेटे हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि इस चिन्ह को 2010 में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मिले 3,331 डिज़ाइन में से चुना गया था। सोचिए, इतनी लंबी रेस चल करके ये हमारा सिंबल आया है। 3,331 लोगों को इसने क्या करा है, ठीक है, कॉम्पीट किया है, मतलब कि उनको साइड करके सबसे आगे रेस में ये आया था उस समय। और इसमें साफ साफ इस लोगों को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देवनागरी का रा और अंग्रेजी का आर जोड़ा गया है। 2 रेखाएं इसमें हैं जो तिरंगे का संकेत देती हैं। सो गाइस, कोई भी डिज़ाइन ना बड़े सोच समझ करके कई फीलिंग के साथ एक लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद बनाया जाता है। हालांकि पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जिनका नाम है पिंकी आनंद, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों को बदलने का जी हाँ किसी को कानूनी हक नहीं है। और आखिरकार अगर एम.के. स्टालिन ने इतनी बड़ी गलती कर दी है दोस्तों, तो क्या इनके ऊपर जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। सो गाइस, हर देश का अपना अलग अलग एक सिंबल होता है रुपीज़ का, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, या फिर अन्य देशों का। वो इसलिए होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें एक सिंबल देना होगा, ये हमारी पहचान होता है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है वो उस देश की पहचान होता है। और हमारे देश की पहचान के साथ में जो छेड़खानी कर रहे हैं ये, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इनको बिहार के चुनाव में फेस करना पड़ सकता है। कैसे, बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि आखिरकार हमारे भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी हाँ इस बात को लेकर के क्या कहा। दोस्तों, यहाँ पर स्टालिन के फैसले पर जो हमारी भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये कहा कि अगर डीएमके को, मतलब कि जो एम.के. स्टालिन है उनकी जो पार्टी है ना उसका नाम है डीएमके, इस डीएमके को अगर इस रुपीज़ के सिंबल से दिक्कत थी तो उन्होंने 2010 में जी हाँ विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के तहत अपनाया गया था, तभी ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। आखिरकार केंद्र में वर्तमान में भाजपा की सरकार है, तो अब ये विरोध क्यों कर रहे हैं। और जो इनका ये क्वेश्चन जो मार्क रेज हुआ है ना, ये काफ़ी लॉजिकल भी है। अब इस जो नया जो इन्होंने सिंबल यूज़ किया है दोस्तों, ये तमिल शब्द रुपाई से बना हुआ है, और रुपाई की जड़ें संस्कृत शब्द रुपया में है, और इसका अर्थ होता है गढ़ी हुई चांदी। तमिल व्यापार हो गया या फिर तमिल के जितने भी साहित्य होते हैं, इस शब्द का प्रयोग भरपूर उन सब साहित्यों में होता है, या व्यापार में इस शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। और जब हमारा भारत यूपीआई का उपयोग कर सीमा पार भुगतान पर जोर दे रहा है, तो क्या हमें अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को कमज़ोर करना चाहिए, उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करके। सोचिए, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर सब हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ में अपने अपने मनमाने तरीके से छेड़खानी करेगी, तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंटरनेशनल लेवल पर पड़ सकता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कितना बट्टा लग सकता है कि इनके राज्यों में खुद एकता नहीं है, आपस में इस देश में खुद एकता नहीं है। ये बहुत बड़ी इन्होंने शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलती करी है। और इस साल दोस्तों बिहार में चुनाव है। दक्षिण में भाषा विवाद जितना होगा ना, भाजपा उसका फ़ायदा बिहार में उठाने की कोशिश करेगी। तो इसलिए एम.के. स्टालिन या फिर हमारा पूरा जो साउथ का जितने भी हमारे राज्य हैं उनको समझना होगा कि अगर उनको तरीके से जी हाँ राजनीति में जीत हासिल करनी है तो थोड़ा सलीका भी इस्तेमाल करना होगा। खास तौर पर राष्ट्रीय प्रतीक के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी होगी। पहले भी तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव की चेन्नई यात्रा को भाजपा मुद्दा बना चुकी है, उस बात से आप सीख सकते हैं। यदि सपा, राजद, कांग्रेस स्टालिन के संग में दिखते हैं, ठीक है, ये डीएमके पार्टी के संग में दिखते हैं, अगर ये साथ में चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा, तो भाजपा इन्हें हिंदी विरोधी कह करके अपने उस चुनाव को बनाने का प्रयास करेगी। जी हाँ, बिहार में जो चुनाव में जो रैलियाँ होंगी, इस बात का मुद्दा वो पक्का उठाएंगी। इस बात को उसको तमाम जो साउथ की पार्टियाँ हैं ना राज्यों में, उनको समझना होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना है। जी हाँ, लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सवाल ये है कि वास्तविक रूप से क्या परिसीमन आयोग को जी हाँ एक्टिव करके लोकसभा की सीटों को फिर से जी हाँ डिसाइड करना चाहिए राज्य की जनसंख्या के आधार पर, या फिर नहीं। थिंक अबाउट इट, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।